आगे आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और इसका समय माना जाता है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, ठीक है। इसका कार्यकाल, ये काम, ये समय निर्धारण किया गया है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और इसमें हम सबसे पहले हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सभ्यताओं, अब ये सभ्यता क्या होती है? सभ्यता उसे कहते हैं एक स्थान पर एक संस्कृति को मानने वाले, जिनका खान पान एक जैसा हो, रहन सहन, कपड़ा पहनने का दिनचर्या एक जैसी हो, उसे क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। जैसे कि सभ्यता में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। इसी में और ज्यादा आएंगे, इसी के शहर है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, रोपड़ है, कालीबंगन है, बनावली है, राखीगढ़ी है, चंदपुरो है, सूतकांगेडोर है, आलमगीरपुर है, धर्माबाद है। ये विभिन्न प्रकार की ये इसी की ये इन्हीं की सभ्यता है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि आप विश्व स्तर पर देखें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आएगी, मिस्र में मेसोपोटामिया। एक एक करके हम इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनके पास लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। पहली बात तो ये याद रहेगी, नोट डाउन करने की बात है, आप इसको लिखिए अपनी कॉपी में कि इनके पास से हमें क्या मिले? लिखित साक्ष्य मिले हैं। लेकिन वो बात अलग है कि हमें आज तक इसका पता नहीं लगा कि इनने ये लिखा क्या है, इन लोगों ने लिखा क्या है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। दूसरी बात सर, यहाँ से हमें जी इमारत भी मिली है, इमारत, घर मिले हैं, भवन मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, ठीक है। ये चीजें हमें प्राप्त होती है, मिली है यहाँ से। और ये एक सभ्यता का सुव्यवस्थित सभ्यता थी। तो आज हम इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में ये हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। तो आगे सिंधु सभ्यता शुरू करते हैं। तो नाम डालेंगे सिंधु नदी का क्षेत्र, सिंधु नदी का क्षेत्र, और इसी को नाम दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका समय निर्धारण किया गया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या फिर एनसीईआरटी में हमें ये मिलेगा 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व है तो इसके बारे में भी थोड़ी ही जानकारी प्राप्त कर लें। ईसा पूर्व का अर्थ होता है जी, जो हम क्रिसमस डे मनाते हैं ईसा मसीह के नाम पे, सेंटा क्लॉज के। इनके जन्म से ही शताब्दी का आरंभ हो जाता है, यानी हम जो साल को विपरीत बढ़ रहे हैं, ठीक है। इधर से आप देखेंगे तो 1900, 1800, 1700, 1600 ऐसे चल के ये क्या है, हम ये पढ़ रहे हैं। लेकिन एक
ईसा मसीह के जन्म के 1 वर्ष को, यानी जब ईसा मसीह 1 वर्ष के हुए और यहाँ से 1 वर्ष के हुए, अब ये 100 वर्ष के हुए तो यहाँ से 1 से 99, 1 से 99 को क्या बोला गया? 1 शताब्दी। ठीक है, अगर आपको कहे कि 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी या 6वीं सदी, तो ये क्या रहेगा जी? 501 से और 599 के मध्य की घटना है। जैसे कि कल हमने बताया कि हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक 5वीं शताब्दी में लिखी थी, जो कि वो लिखी थी 426 ईस्वी में। ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान देंगे हम। पृष्ठभूमि क्या है जी? देखो, जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद का शासन 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद जब 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति के बाद जब सीधा इंग्लैंड की महारानी का भारत पर शासन हो गया, तो अंग्रेज यहाँ पर विकास के तौर पर, यानी अपने व्यापार को और अच्छे तरीके से करने के लिए उन्होंने कुछ चीजें अपनाई। ठीक है, वो जैसे कि रेल परिवहन लेके आए। और यहाँ पर हम अगर इसकी पृष्ठभूमि तैयार करें कि जी हमें ये कैसे मिली सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसमें एक शहर आता है हड़प्पा, और हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही हम इसको जानते हैं और पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो थोड़ा आप पीछे चलेंगे। 1826 में अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मैसन, और इसके निर्देशन में 1826 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो यहाँ पर कुछ ईंटें मिली, कुछ ईंटें। इस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, और इसने चार्ल्स मैसन ने कहा कि जब लोग यहाँ से ईंट उठाकर ले जा रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी दीवार देखी, और ऐसा कहते हैं कि इसने बताया कि यहाँ पर कोई ना कोई शहर है जो समाप्त हो चुका है, कोई शहर है जो समाप्त हो चुका है। और इसका काल निर्धारण इसने 500 से 1000 ईसा पूर्व का निर्धारित, यानी इसने अनुमान लगाया कि ये कोई सभ्यता है, कोई शहर है जिसका समय इतने साल पहले, यानी 500 से 1000 साल पहले ये बन चुकी है लगभग। और यहाँ पर लोगों की रोक लगा दी। इस समय इस बात पर ज्यादा गौर नहीं दिएगा, लेकिन 1921 में 1921 के बीच में चलेंगे तो 1862-63 भारत में एक विभाग की स्थापना की जाती है जिसका नाम है भारतीय पुरातात्विक विभाग। भारतीय पुरातात्विक विभाग, और इसके डायरेक्टर जनरल बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम।
अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1862 में, और ये भारत में खुदाई का कार्य करते हैं। इसने देखा कि जो 1826 में कार्य यहाँ पर रुका पड़ा था, यहाँ पर कोई इमारत मिली, कोई खंडहर के रूप में एक स्थान मिला है। जब ये वहां गए तो इन्होंने यहाँ पर एक भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दी। और अगर आप वर्तमान में देखें तो भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जहां पर पुरानी वस्तुओं को रखा जाता है जो खोज के दौरान प्राप्त हुई, खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। और यहाँ अब क्या करते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में ही खुदाई शुरू हो जाती है, और ये बात चलती है 1921 में। अब यहाँ पर जॉन मार्शल इसके निर्देशक होते हैं, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने कार्यभार संभाला। साहनी ने कार्यभार संभाला और दुनिया के समक्ष, यानी दुनिया के सामने 1921 में सर्वप्रथम विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को सामने लेकर आए। दयाराम साहनी और जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। और दयाराम साहनी ने संपूर्ण विश्व के सामने कहा कि हमने एक शहर को खोजा है और ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। यहाँ से विभिन्न प्रकार की इसको वस्तुएं मिलती हैं, जैसे कि स्नानागार, अन्नागार, ओखली, विश्राम गृह, स्वास्थ्य चिन्ह, ऐसे ऐसे क्या है वस्तुएं मिलती हैं। और इसने कहा कि हमने खोज की है एक शहर की, और ये सबसे पुरानी दुनिया की, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। और ये कैसी सभ्यता है, यह आभास होता है कि ये नगरीय सभ्यता है। दयाराम साहनी, तो इसकी जानकारी किसने दी, चार्ल्स मैसन ने। तो यहां से एक प्रश्न और बन जाता है कि अब देखो हम पढ़ रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन है, यानी प्री मिड हिस्टोरिक पीरियड के फादर कौन है, तो ये हैं चार्ल्स मैसन। जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने, नामकरण किया जॉन मार्शल ने, और खुदाई किसने की, दयाराम साहनी ने। यहाँ पर इसके एक साल बाद 1922 में आर.डी. बैनर्जी के द्वारा, यानी राखलदास बैनर्जी के द्वारा, मैं अगर यहाँ से इसको साफ करूं तो लिखूं यहाँ से, आर.डी. बैनर्जी के द्वारा, राखलदास बैनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की। खोज की 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज की गई। मोहनजोदड़ो की, और ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। और आपको पता होना चाहिए सिंधु नदी, सिंधु घाटी का आकार कैसा है, तो ये प्रश्न आता है। तो इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है, क्योंकि इसके उत्तर में मंडा, जम्मू कश्मीर या कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर,
और इधर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, और मध्य में यानी दक्षिण में दैमाबाद, और यहाँ पर है सुतकांगेडो। तो इसको एक नाम दे दिया। ये कैसी है? त्रिभुजाकार क्या है? सभ्यता है। इसका आकार, इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इस सभ्यता का आकार है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से हमें स्पष्ट होता है कि जी आद्य ऐतिहासिक काल की और हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई थी। तो अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला। हड़प्पा सभ्यता में मिली प्राचीन वस्तुएं, जैसे कि जी यहाँ से हमें कुम्हार का चाक, पहली बात ये क्या होता है? कुम्हार का चाक, जिस पर हम मटके बनाते हैं, जिस पे मटके बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण किया जाता है, वो चाक होता है। ऐसे वृत्ताकार होता है और इसके इधर ये होता है और इसको घुमाया जाता है और ये करते करते। यहीं से हमें अन्नागार मिला है। अन्नागार श्रमिक आवास क्या मिला है? कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, ओखली यानी छोटी ओखली जिसमें मसाले पीसते हैं। अब तो मिक्सर आ गई है, लेकिन पहले क्या है, और काफी अभी भी प्रयोग किया जाता है इसका। छोटी ओखली ऐसे और एक ऐसे मिलेगा, तो ठीक है। यहाँ से ताबूत मिला जी, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। यहाँ से ताबूत यानी कब्रिस्तान मिले हैं। कब्रिस्तान और ये कब्रिस्तान RH नामक कब्रिस्तान है, और इसमें सबसे विख्यात है RH-37 कब्रिस्तान। RH-37 क्या कब्रिस्तान मिला है? यहाँ से हाथी की खोपड़ी मिली है, यानी इस समय हाथी भी था। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह ये क्या होता है? ऐसे स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ये प्रकृति के उपासक थे, पूजा करते थे प्रकृति की, अच्छी तरह से पूजा, ये प्रकृति को
देवी के रूप में पूजते थे। और इसी का हमें साक्ष्य मिलता है जी, साक्ष्य मिलता है, यहाँ से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली, मातृ देवी की मूर्ति। इस मूर्ति की विशेषता ये कि जी इसके गर्भ से यानी इसके पेट से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाई देता है, जो इस बात का प्रतीक है कि ये प्रकृति को जननी के रूप में पूजते थे। तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें हमें कहाँ से मिली है, हड़प्पा सभ्यता से मिली है। और हड़प्पा को ही सिंधु सभ्यता का नाम दिया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था, ठीक है। और ये सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी के तट पे है, तो इसलिए इसे हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम देते हैं। इतिहासकारों ने इसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है। आगे है, अब चर्चा होगी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो। इसकी क्या विशेषता है, ये सबसे जानने का अच्छा तरीका है। सभ्यताओं के बारे में, लोगों की दिनचर्या कैसी थी, क्या करते थे, मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता में हमने हड़प्पा पढ़ लिया है। हड़प्पा, अन्नागार, श्रमिक आवास, स्वास्तिक चिन्ह, मातृ देवी की मूर्ति, ताबूत, कब्रिस्तान, RS-39 कब्रिस्तान मिला है, हाथी की खोपड़ी, कंकाल मिला है, औखली मिली है। ये विभिन्न प्रकार की पुरातात्विक चीजें हमें यहाँ से मिली हैं, और ये हमें हड़प्पा सभ्यता की क्या देती हैं, जानकारी देती हैं। और इसके बाद आता है शहर, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता नाम दे सकते हैं, दोनों से कोई। अब आएगा दूसरा, इसी का शहर, इसका शहर ही मोहनजोदड़ो। पहले तो इसके अन्य नाम जानेंगे क्या है इनके अन्य नाम में। सर्वाधिक इसको मोहनजोदारो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। क्यों? क्योंकि जब यहाँ खुदाई चल रही थी तो खुदाई के दौरान यहाँ से काफी लोगों की लाशें मिली हैं, यानी यहाँ से हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसके ऊपर प्रहार हुआ है। और ये इस बात का संकेत देता कि इन पर किसी ने बाहरी आक्रमण किया, किसी के द्वारा आक्रमण किया गया, और ये बाहरी लोग थे। अगर इसका अन्य नाम देखें तो जी सिंध का बाग, सिंध का बाग, सिंध का गलीचा, सिंध का गलीचा, मृतकों का टीला, सैकड़ों लाशें मिली हैं, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया है, जो कि एक बाहरी आक्रमण का संकेत देता है। और ये भी क्या है कि नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। विशेषता क्या है जी इसकी?
भवन निर्माण प्रणाली अति उत्तम थी। भवन निर्माण प्रणाली अति उत्तम थी। ठीक है, यहाँ के नगर ग्रिड पद्धति पर बनाए जाते थे। ग्रिड पद्धति पर कैसे सर? इसकी जो सड़कें हैं, गलियां हैं, वो प्रत्येक गली 90 डिग्री के समकोण पर एक दूसरे को क्या करती है? विभाजित करती है। ऐसे। दूसरी बात, यहाँ पर सफाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, क्योंकि सड़कों और गलियों के बगल में से नालियां बनाई गई थी। नालियों को ढका जाता था, और इसका जो दिशा है गलियों की, ये थी पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि हमारे यहाँ पर हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने गलियों का निर्माण इस प्रकार किया है, ताकि हवा इस तरफ की हो तो इस तरफ कचरा जाए, और उस तरफ की हो तो उस तरफ कचरा जाए। ठीक है, और नालियां एक बड़े नाले में, और बड़ा नाला एक बड़े गड्ढे में जाकर शहर से बाहर मिलता था। और यहाँ पर दुर्गों का निर्माण किया गया। दुर्ग मतलब कि चौड़ी दीवारें, शहर के चारों ओर चौड़ी दीवारें खींची बनाई जाती थी सुरक्षा के लिए। तो यहां से विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है। और इस स्नानागार के दोनों साइड से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और इसके एक तरफ से दूसरी तरफ क्या बनाए गए थे? कमरे बनाए गए थे, और एक कुआं था जो इसमें पानी डालने के लिए बनाया गया था इस स्नानागार में। और ये इसकी सबसे प्रसिद्ध इमारत थी विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की क्या थी? प्रसिद्ध इमारत थी। और यहीं से हमें सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिलते। सूती वस्त्र मिलता है इनसे, यहाँ से, यानी इन्हें वस्त्र बनाने की प्रक्रिया का भी क्या है, इन्हें पता था। वस्त्र बनाने की भी प्रक्रिया इनको पता थी। ये इनके द्वारा एक नई धातु कांसा बनाया गया था। इसमें कॉपर प्लस टिन, कॉपर और टिन मिलाया गया था। कॉपर 70% और टिन 30% मिलाकर कांसा धातु का निर्माण किया जाता था। और सर्वाधिक कांसे का प्रयोग करने के लिए इसको दूसरा नाम दिया जाता कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम बताइए, तो उसमें रहेगा कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सर्वाधिक ये कांस्य का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे बताया? यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है,
नर्तकी की मूर्ति मिलती है। अगर आप देखोगे नटराज की जो मूर्ति देखी ना, वैसी ही एक मूर्ति मिली है। और यहीं से एक हमें पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है। पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, यानी एक व्यक्ति है, एक शॉल ओढ़े हुए व्यक्ति है, उसकी मूर्ति मिलती है। पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है, जो इस चीज की ओर संकेत करता है कि इनके जो निर्माण कला थी वो अति उत्तम थी। तो इसके पतन के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं कि या तो, हाँ एक बात और, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ के जो निवासी थे वो युद्ध के अप्रिय थे, युद्ध को नहीं मानते थे वे। क्यों? युद्ध इनको प्रिय नहीं था। युद्ध क्यों प्रिय नहीं था? यहाँ से हमें किसी भी प्रकार के औजार, हथियारों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किसी भी प्रकार के हथियार नहीं मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस पर बाहरी आक्रमण हुआ है। इस सभ्यता का पतन का मुख्य कारण माना जाता है या तो इस पर बाहरी आक्रमण हुआ है, बाहरी यानी बाहर से कोई आया और उन्होंने इस पर आक्रमण किया था हुआ है, या फिर कोई विशाल महामारी आई है उससे इसका पतन हुआ है, या फिर पर्यावरणीय किसी घटना के कारण इसका पतन हुआ है। तो इसमें इतना ही। आगे ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इससे आगे हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न शहरों की जानकारी देंगे, जिसमें हमने हड़प्पा और मोहन